गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए लास्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो हमने जो हमारे फंक्शन है किसके, आरबीआई के, उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमारा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी वाला जो फंक्शन है इसके बारे में बात चल रही थी। इसके अंदर हमने देखा था कि दो अलग अलग मेजर्स है, वेपन कह लीजिए, एक ही बात है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेशियो, सॉरी कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर जिसे कहते हैं, और एसएलआर है ना, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। तो इन चार चीजों के बारे में हमने बात किया था। एक बार वापस से हम देख लेंगे, जल्दी से इनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ओपन मार्केट, मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, और ये सब चीजें किस तरह से काम करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में हेल्प करेंगी, जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ जो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी और क्वेश्चंस में जो चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, तो उन चीजों का मैं आपको जो है यहाँ पर एक आइडिया देने वाला हूँ, किस तरह से ये पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, कैसे ये चीजें जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से वापस देखेंगे और क्या कहानी है समझिएगा। ये मान लीजिए आरबीआई है और ये आपके जो है वो कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, ये मान लीजिए एसबीआई है, ये पीएनबी है ना, ये आपका एचडीएफसी है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक। ठीक है सर, और ये हमारे कमर्शियल बैंक। तो हमने क्या बात किया था कि जब, ध्यान दीजिएगा वापस से, है ना, कि जब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, किसकी मदद करती है, एसबीआई की। ठीक है, या किसी भी कमर्शियल बैंक की जब मदद करती है आरबीआई। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स अगर चाहिए किसको, शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए किसको, कमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई देती है वो। ठीक है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखती है, गिरवी रखती है, उसके बदले में जो है वहां पर पैसे देने का काम करती है, और उसके बदले जो इंटरेस्ट लेती है वो, मतलब आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म लोन दे रही है कमर्शियल बैंक्स को, उसके बदले जो इंटरेस्ट लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। जी हाँ, रेपो रेट कहते हैं। ये बात हमने किया था, ये क्लियर था। ठीक है, रेपो रेट का फुल फॉर्म भी होता है, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, किसी किताब में शायद नहीं मिलेगा ये आपको। ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हालांकि बस जिक्र हुआ अभी तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, है ना, बस जनरल कहीं भी हो सकता है काम आ जाए आपको। ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन कहते हैं, रेपो रेट का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन रेट ऐसा होता है। तो आरबीआई जो है, ठीक है, अब दूसरा हमने क्या देखा था, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस मनी होता है। ठीक है, जब आपका कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस, जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के यहाँ जमा करा देते हैं और बदले में आरबीआई से इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हमने बात किया था मुझे लगता है। ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो ये दो बातें यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने एसएलआर और सीआरआर के बारे में क्या देखा था। ये आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, और ये है आपका आरबीआई, चाचा चौधरी। ठीक है, अब इसके यहाँ पर जो आपका डिपॉजिट आएगा, ठीक है, एनडीटीएल होता है। ठीक है बच्चे, समझते जाइएगा। ठीक है, नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, एनडीटीएल मतलब जितना पैसा पब्लिक जमा करा रही है, जितना पैसा पब्लिक जमा करा रही है, कहाँ पर, कहाँ पर, कमर्शियल बैंक में। तो उस एनडीटीएल का देखो कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा जो आरबीआई में जमा कराना पड़ता है उसे सीआरआर कहते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक ने जो पैसा जमा कराया है कमर्शियल बैंक में, उसका कुछ हिस्सा जो आरबीआई में हम रखवाते हैं, आरबीआई कहती है कि नहीं रखना ही पड़ेगा, तो उसे सीआरआर कहते हैं। जनरली ये 3% के आसपास चलता है। ठीक है, और कम ज्यादा होता रहता है। तो ये बातें हैं। अब एक और क्या देखा था, एक और हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे एसएलआर कहते हैं। वो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो हैं, कमर्शियल बैंक जो हैं वो क्या करते हैं, उनको आरबीआई कहता है कि आपको मान लीजिए 18 से 19% के आसपास है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, मतलब आरबीआई क्या कहेगी, कमर्शियल बैंक्स के इतना तो आपको अपने पास रखना ही है, आप इसको लोन नहीं दे सकते हो। अगर आपने इतना मेंटेन नहीं किया, ठीक है, 100 रुपए अगर आपके पास एनडीटीएल है
तो 3 रुपए आपको क्या करना है, आरबीआई के पास जमा कराना है। 18 से 19 रुपए, ठीक है, लगभग एग्जाम्पल ले लें, अगर 18 रुपए मान लो, ठीक है, 18% जो है वो क्या करना है, उनको अपने पास रखना है। अगर ये इससे कम गया, ठीक है, एसएलआर, वो बैंक आएगा, अरे हमें क्या फर्क पड़ता, हम दे देंगे। आरबीआई चेक करता रहेगा, और जैसे ही आरबीआई ने देखा कि अरे भाई साहब इन्होंने एसएलआर मेंटेन नहीं किया, करोड़ों का फाइन जो है, सीधा करोड़ों का फाइन इंपोज कर देगा आरबीआई, ठीक है। वैसे ही कमाई हो नहीं रही है बैंकों की, ऊपर से फाइन और पड़ जाए तो मुसीबत वाला विषय हो जाएगा बैंकों के लिए, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रही होगी बात। तो हमने ये 4 चीजें जो है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर जो है, इसके बारे में बात किया था। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा। जी हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सर। और चीजें जो है हमें इसमें सीखनी है उनके बारे में देखिए। एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हमेशा जो है आता रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे चीजें, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एलआरआर बनता है। क्या बनता है? एलआरआर। याद करो, एलआरआर को हमने मनी क्रिएशन के टाइम पढ़ा था, मनी क्रिएशन के टाइम पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है अगर याद आ रहा हो तो? यस सर। ठीक है, और चीजें हैं, ठीक है, लगभग जो 1-2 चीजें सिलेबस के बाहर की मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ आपको, है ना। ये मत सोचना कि सिलेबस के बाहर है वो चीजें, ये सोचो कि वो सिस्टम का पार्ट है, और आप लोगों को कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार, वो चीजें पता होना जरूरी है, बस उन्हें जान लो, ठीक है। कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है ना, बहुत कठिन चीजें कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें अगर जान लोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ आपको चीजें आती हैं, ठीक है। बाकी जितना सिलेबस का पार्ट है वो तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब ये व्यक्ति है, समझिएगा, ये गए बैंक में, ठीक है, ये गए बैंक में, बहुत अच्छी बात है। बैंक में क्या करेंगे, पैसा जमा कराया जाएगा। जी हाँ, बैंक में पैसा जमा कराएंगे, ठीक है। तो जितना पैसा ये बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में जितना डिपॉजिट जमा कराएंगे, वो बैंक के लिए क्या होता है, एनडीटीएल होता है वो, ये हमने समझा। और इस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है लोन के तौर पे, ये बैंक से लेने जाएगा, ठीक है। तो इसको 10% पे देगी बैंक, इसको 3% देगी। और मेन सोर्स क्या है, जैसे 7% का तो अर्न कहाँ से करती है बैंक, अपना यहाँ से करती है। ये बातें आप समझते हैं कि नहीं, बताइए। जी हाँ। यस सर। अब देखो एक और बात जो आपको जाननी है, अब मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ए, और ये वाला है बी। बैंक इन्हें लोन देती है ना, उसके 2 रेट होते हैं, एक होता है बेस रेट, ठीक है, एक होता है पीएलआर, प्राइमरी लेंडिंग रेट, ठीक है, पीएलआर। अब पीएलआर और बेस रेट में फर्क क्या दिखेगा, लोन बैंक जिन्हें देती है, ठीक है, उन पे 2 तरह के जो है ब्याज लगाए जाते हैं, किसी पे बेस रेट, किसी पे पीएलआर। अगर आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हैं तो बैंक आपसे बेस रेट पे ब्याज लेगी, ठीक है। बेस रेट पे ब्याज मतलब बैंक का जो ब्याज चल रहा है, जैसे मान लो 12% ब्याज चल रहा है बैंक का, तो बैंक क्या करेगी, आपसे कम ब्याज लेगी। बैंक कहेगी अरे भैया आप तो घर के हो, तो कम ब्याज दे दो, ठीक है। मार्केट में 12% चल रहा है, लेकिन आपसे 10% पे ब्याज लेगी। बेस रेट मतलब बैंक के आप एकदम चहीते कस्टमर है, ठीक है, आपका बहुत करोड़ों, आप मान लो अंबानी है, ठीक है, आपका बहुत करोड़ों पैसा जो है उसकी बैंक में लगा हुआ है, तो बैंक एकदम खुश में खुश हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा ओ हो ये इनका पैसा है, ठीक है, एकदम समझ रहे हो, फेवरेट वाले हो तुम उनके, बैंक वालों के। तो बैंक क्या करेगी, तुम्हें बेस रेट पे पैसा देगी, है ना, मार्केट रेट से कम पे तुम्हें ब्याज देगी, तुम उनके चहीते हो, तो वो बेस रेट होगा। और नॉर्मल कोई आम आदमी जिसका थोड़ा बहुत पैसा रहता है और वो बैंक से लोन लेने जाएगा, तो बैंक उसको पीएलआर रेट पर देगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अलग अलग रेट चलते हैं, है ना, ये क्लियर है कहानी, यस सर। है ना। लोग लोन क्यों लेते हैं, अलग अलग, बच्चों को पढ़ाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए, तो ज्यादा रेट पर लेंगे, जिसका पैसा जमा है उसके पैसे को इन्हें देकर बीच में प्रॉफिट कमाते हैं, तो इस तरह से पूरा काम करते हैं, ठीक है। बीच में मौज करते हैं, मौज बैंक वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये चीजें जो है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ आपको,
ये है आपका, मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई है। अब मान लीजिए आपको आरबीआई के पास जाना है, लोन लेना है, लोन, ठीक है, और लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? अब मान लो एक रात के लिए, ठीक है, एक दिन, एक मतलब एक रात के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं समझिएगा, आपको आज चाहिए कल वापस कर दोगे, ठीक है, जी हाँ, क्या कह रहा हूं मैं समझ पा रहे हैं क्या? आज चाहिए यस और सर। कल वापस कर दोगे। तो इस तरह का लोन अगर आप ले रहे हो, ठीक है, इस तरह का लोन अगर आप ले रहे हो तो क्या नाम होगा, अगर, ठीक है, 2 से 14 दिन के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो उसके लिए कहानी अलग है, और 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसके लिए कहानी अलग होती है, ठीक है, ठीक है। ये होता है MSF, ठीक है, ये क्या होता है? MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है ये? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, इस लोन को कहते हैं। 2 से 14 दिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ले रहे हो, इसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, और 2 से ज्यादा दिन के लिए लोन, सॉरी 2 से 14 दिन के लिए ले रहे हो तो रेपो रेट, इससे भी ज्यादा 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, ग्रेटर देन, ठीक है, 14 डेज, तो यहाँ पर आपको जो है बैंक रेट पे ब्याज देना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, मतलब एमएसएफ जो रेट है, एमएसएफ सिलेबस में नहीं, बैंक और रेपो रेट तो है, लेकिन जब इनके बारे में बात कर रहा हूं तो वो भी समझ लें, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। एमएसएफ क्या हुआ समझ में आया ना? अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रही है और एक दिन से ज्यादा के लिए ले रही है, ठीक है, एक दिन से, मतलब एक दिन तक ले रही है, आज लिया कल वापस, एक रात का समझ लो, ठीक है, एक दिन का ही मानोगे ना, आज लेके कल दे दिया तो, ठीक है, 24 घंटे का मान लो, उतने के लिए ब्याज अगर देना पड़ेगा, उस ब्याज को क्या कहेंगे? एमएसएफ। 2 से 14 दिन के लिए लोन लिया, उस पर ब्याज दोगे तो उसे रेपो रेट कहेंगे, और 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेकर के ब्याज दे रहे हो अगर आप, तो उसे बैंक रेट कहेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, और एमएसएफ जो है वो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। जी हाँ, समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। कोई यस सर। समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, मतलब कहानी बन रही है ना, किस तरह से चलना है, ये सब चीजें आप लोगों को जो है पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीका है इन सभी चीजों का, किस तरह से काम होना है। तो देखिए हमने क्या क्या बात कर लिया, बेस रेट हमने समझ लिया है, हमने पीएलआर समझ लिया है, ठीक है, एनडीटीएल आप समझ पा रहे होंगे, है ना? ये तीनों चीजों में से सिलेबस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बताया। बाकी जो सिलेबस में था उसमें क्या है, अच्छा एमएसएफ भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ जानने के लिए था वो, ठीक है, ये 4 चीजें अलग से हमने सिर्फ जिक्र किया इनके बारे में। रेपो रेट सिलेबस में है, वो आप समझे होंगे, रिवर्स रेपो रेट हमने समझा है, ठीक है, बैंक रेट हमने समझा है, उसके साथ सीआरआर और एसएलआर, ये बातें अभी तक हमने किया है जो हमें समझने की जरूरत थी, ठीक है। तो हमने 5 चीजें क्या क्या देखी हैं जो हमें समझना था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, फिर सीआरआर, एसएलआर, और उसके बाद एक और हमने क्या सीखा अभी, बैंक रेट, क्या सीखा? बैंक रेट, ठीक है। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा में क्या देखा अभी, एमएसएफ हमने समझ लिया, एनडीटीएल आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, और क्या देखा था अभी हमने, प्राइमरी लेंडिंग रेट और बेस रेट, ठीक है, ये चीजें क्लियर है? तो इस तरह से कहानी है। अभी यहाँ पर एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को और यहाँ पर देखेंगे अभी हम, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, एमएसएफ जो है, मतलब एमएसएफ यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, सीआरआर देखो, एसएलआर देखो, बैंक रेट देखो, ये सब इंटरेस्ट होते हैं, ये सब ब्याजों के नाम है, ठीक है, जो ब्याज देते हैं उसका नाम है। एक दिन के लिए लोन ले रहे हो उस पर जो ब्याज देना है उसे एमएसएफ कहते हैं। 2 से 14 दिन के लिए लोन लेकर अगर उस पर ब्याज देना है तो उसको रेपो रेट कहते हैं, उस ब्याज को, है ना? आरबीआई लौट के हमें जब पैसा जमा कराने में ब्याज देती है तो उससे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर जो ब्याज है, ठीक है, जो ब्याज है, जो परसेंटेज रेशियो है, ठीक है, इंटरेस्ट का जो लगेगा आरबीआई के द्वारा, जो आरबीआई को हमें पे करना होगा, तो वो बैंक रेट होता है, ठीक है।
बाकी CRR SLR वो परसेंटेज CRR होता है जो आपको RBI के यहाँ जमा कराना है NDTL का, ठीक है, और SLR वो होता है कि NDTL का उतना परसेंट हमें एज अ बैंक अपने पास खुद संभाल कर रखना होता है, उसे हम आगे लोन के तौर पर नहीं दे सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। देखिए अब हम आगे अगर बात करें इसके, तो कुछ चीजें जो हमें समझना है वो क्या है कि बैंक जो है वो RBI जो है उसके हाथ में अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की चाबी कैसे होती है, ठीक है, कैसे काम जो है चलता है। यहाँ मान लीजिए अलग अलग बैंक है आपके, SBI है, PNB है, ठीक है, एक्सिस है, ठीक है, और HDFC है, ठीक है, ये बैंक है आपके, ये सब कमर्शियल बैंक हैं। तो अब कहानी क्या है कि इन सभी को क्या काम करना होता है, CRR मेंटेन करना है, SLR मेंटेन करना है, ठीक है, पैसा है तो उसका एक हिस्सा जो है क्या करना है, अगर नहीं है सॉरी तो रेपो रेट पर आप लेकर आओ, ठीक है। अगर आपके पास, क्या कहना चाह रहा हूं मैं फिर समझो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन लेकर आओ RBI से, उसके बदले रेपो रेट दोगे, पैसा ज्यादा है तो जमा कराओ, उसके बदले आपको रिवर्स रेपो रेट मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो आपको बैंक रेट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से देना पड़ेगा, इनको जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। कौन सा, बैंक रेट। अच्छा एक और चीज मुझे भी याद आ रही है कि बैंक रेट को ना बेटा डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं बैंक रेट को, इस बात को ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, और ये कम होती है, ठीक है, ये कम होती है, लेकिन MSL की जब हम बात कर रहे हैं, MSF सॉरी, इसकी जब हम बात कर रहे थे, ये अर्जेंट में एक के दिन के लिए चाहिए होता है, तो ये जो है रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। जनरली बैंक जो इस्तेमाल करती है वो रेपो रेट करती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए तो अब कहानी कैसे है, सुनना बेटा, पूरा जो कहानी है ना वो समझिएगा कैसे सिस्टम काम करता है, ठीक है, क्योंकि सवाल अभी तक आपको इनसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सवाल शुरू यहाँ से होंगे जो मैं बताने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि RBI क्या करती है जब अपना, मैं इसको वापस से जरा बनाता हूँ, ठीक है, RBI जब क्या करती है, अपना जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके यहाँ पर जो CRR, ठीक है, SLR है, उसको घटाकर या बढ़ाकर, ठीक है, घटा बढ़ाकर वो क्या करती है, या तो बढ़ाएगी या घटाएगी, इससे महंगाई जो इन्फ्लेशन है उस पर काम करती है। ये आप कहोगे सर एकदम कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, बेटा ऐसा होता है। कैसे होता है समझिएगा, बैंक जो है उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो बैंक क्या करेगी, जो आएगा उसको, हाँ भैया आ दो लोन लोन लोन, जो आएगा, ठीक है, टेंट लगा खड़े हो जाएगी लोन बांटने के लिए, मान लो आप, ठीक है, मतलब जिसको चाहिए उसको लोन दिए जा रही है, धुआंधार बैंक लोन दिए जा रही है। तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था, आपको याद हो, मनी, ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं अटेंड किया तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मनी सप्लाई का, ठीक है, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पूरी इकोनॉमी में, पूरे देश के अंदर जितना रुपए है, ठीक है, मतलब समझिएगा वापस से, अब ये चीजें कैसे जुड़ने वाली हैं, कैसे काम करती हैं चीजें समझना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा आप समझ पाओगे नहीं कि मनी का या बैंकिंग का, ठीक है, यूनिट सेम है लेकिन आंसर बड़े स्मार्टली देना होगा फिर उसका में। कहानी क्या है कि देखो, मनी सप्लाई क्या है, ओवरऑल जो इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक देश है उसमें 10 लोग रहते हैं, तो वो जो 10 लोग है ना उनके पास कितना रुपए है, उसका जो टोटल होगा, सबके पास मान लीजिए 10-10 रुपए हैं, तो टोटल 10 रुपए 10 लोगों के पास है तो 100 रुपए हो गए, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी है उस देश के पास, 100 रुपए की है, ठीक है, टोटल मनी सप्लाई कितनी है उनकी, 100 रुपए की है, ठीक है, तो पूरे देश में जितने लोग हैं उनके पास कुल कितना रुपया है उसका अगर हम टोटल कर लें तो मनी सप्लाई होता है कि पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेशन कितने अमाउंट का, कितने मनी का हो रहा है, ये मनी सप्लाई होता है। अब मनी सप्लाई, बात को समझना, ठीक है, इस बात को याद रखो, समझो, लिख लो, छाप लो, जो करना करो, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, इसको घोट के पी जाओ जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब बच्चे महंगाई होती है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई अगर घटेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो भी घटेगा, महंगाई जो है वो भी घटेगी। इस
बात को जो मैं कह रहा हूँ इसको एकदम खोपड़ी के अंदर चिपका लो कि अब सब चीजें इसी से जुड़ के जो है चलने वाली है। जी हाँ, क्या कहा मैंने, वापस से एक बार देखिए बेटा कि मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, महंगाई का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई जो है सर्कुलेशन में पैसे का बढ़ जाना। इन्फ्लेशन का मतलब देखो, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उस लैंग्वेज में हम बात करें अगर, तो मनी सप्लाई जो है उसमें अगर सर्कुलेशन का बढ़ जाना है, ठीक है, सर्कुलेशन में मनी जो बढ़ जाता है उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, और उस स्थिति में पैदा होता है महंगाई, ठीक है, वहां उस स्थिति में महंगाई जन्म लेती है। तो इस तरह से ये जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो मनी सप्लाई बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मनी सप्लाई घट रहा है तो इन्फ्लेशन घटेगा। इस तरह से ये पूरा जो चक्रव्यूह है वो काम करता है। अब समझिए बेटे, बहुत जरूरी बातें और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, बस ध्यान रखिएगा, है ना, जो चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही है उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा कि आरबीआई अगर सीआरआर जो है या एसएलआर, ठीक है, सीआरआर को अगर बढ़ाती है या एसएलआर को बढ़ाती है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बढ़ा देगी। इनको बढ़ाने का मतलब क्या है कि कितना बैंक जो है, समझिएगा, ठीक है, इसको मिटा के वापस से बना लेते हैं फटाफट एक बार। नहीं, यहाँ बैंक लेते हैं, बैंक लिया, ये आरबीआई लिया। आरबीआई क्या कह रहा था कि पहले आपको सीआरआर कितना रखना है, 3% रखना है आरबीआई के यहाँ, और खुद के पास एसएलआर कितना रखना है, मान लीजिए 18% रखना है। अब ये कह रहे हैं कि आप 4% जो है हमारे यहाँ जमा कराओगे, या फिर ये कहते हैं कि 20% अपने यहाँ रखोगे आप, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए आप, पहले देखो 3% और 18%, ठीक है, ये पैसा जो है बैंक का ब्लॉक हो जाता था, एनडीटीएल जो है उसका इतना रुपए जो है वो ब्लॉक हो जाता था, मतलब अब ये रुपया लोन नहीं दे सकते। तो 100% में से 3% आपको क्या करना है, आरबीआई क्या जमा कराना है, जिसपे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, सीधा जमा, वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है, ठीक है, 18% अपने पास रखना है। तो लोन देने के लिए कितना रुपए दे सकते थे, अब मुझे ये बताइए कि अब लोन कितना दे सकते थे। 100 में से 3 यहाँ गया, 18 ये गया, तो अब लोन कितना दे सकते थे बताइए, कितने % तक का लोन जो है मार्केट में हम दे सकते थे, बताओ फटाफट से। 79% तक का लोन दे सकते थे, ठीक है, 79, सही है। अब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए ये बढ़ा दिया, मान लीजिए सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब मान लीजिए दोनों, ये 3 से 4% कर दिया और ये 18 से 20% कर दिया, तो अब 76% लोन दे सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। अब लोन कितना दे सकते हैं हम, सिर्फ 76, मतलब 100 रुपए बैंक के पास किसी ने जमा कराया, तो अब 4 रुपए उसको क्या करना है, आरबीआई को देना है, 20 रुपए अपने पास रखना है। तो लोन कितने रुपए का दे सकते हैं, 76 का। पहले आप लोन दे पा रहे थे 79% का, या 79 रुपीज का, 100 एग्जाम्पल समझ लो तो, और 76 जो है अब दे पा रहे हैं। तो लोन जो है पहले ज्यादा दे पा रहे थे, अभी ज्यादा दे पा रहे हैं, मुझे ये बताइए। और अब कम हो गया, ठीक है, अब कम हो गया। बहुत टेक्निकल चीजें चल रही हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे दिमाग के ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मुझे जो बात समझानी है आपको वो ये है कि ये मार्केट है आपका, ठीक है, ये मार्केट है, मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। पहले 79 रुपए आ रहा था मार्केट में, ठीक है, अब 76 रुपए आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, मनी सप्लाई जो है ज्यादा किस केस में होगा, जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है या जब कम आ रहा है। 79 आएगा तब मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा, या कम आएगा तब रहेगा। तो जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा आएगा, हाँ, हाँ, तो मतलब क्या है मेरे समझाने का, कि जब आपका सीआरआर एसएलआर कम थे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा था, एग्री कर रहे हो, ठीक है। जब ये 3% और ये 18% था तो मार्केट में 79% तक, मतलब समझ रहे हो। जब सीएलआर एसएलआर कम होते हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ, सीआरआर और एसएलआर जब सरकार कम करती है तो उससे मनी सप्लाई में पैसा बढ़ता है। मनी सप्लाई में पैसा बढ़ता है मतलब महंगाई बढ़ेगी, फिर मनी सप्लाई में पैसा बढ़ रहा है मतलब महंगाई बढ़ेगी। मेरी बात फिर से सुनो, क्या कह रहा हूं मैं, कि सीआरआर एसएलआर घट गए तो इन्फ्लेशन क्या हो गया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं। यस। और आगे चलें, अगर हम देखो, अब अगर 76 की बात करें, कम रुपए अगर इकोनॉमी में जा रहा है तो कब जा रहा है, जब देखो ज्यादा % कर दिया।
SLR और CRR का परसेंट अगर सरकार ने क्या कर दिया, सरकार यानी RBI ने बढ़ा दिया, तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि सरकार है, कोरोना के दिन है, कोरोना के दिन में सरकार ने CRR जो है कम कर दिया, अब हमें ये बताइए कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है। 99% इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो आप फिर बताओगे वहां पर कि सरकार जब CRR को कम कर देगी, CRR को कम कर देगी तो क्या होगा, या ज्यादा कर देगी तो क्या होगा, आप उस हिसाब से जवाब दोगे। मान लीजिए सरकार ने क्या कर दिया, CRR SLR कम कर दिया कोरोना में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में रुपए ज्यादा जाएगा, ज्यादा रुपया जाएगा, मतलब जो है जिनके पास प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना में उन तक पैसा पहुंचेगा, लोन जाएगा, तो वो अपने आप को रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी हालात हो जब महंगाई बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या करेगी, CRR SLR को बढ़ा देगी। CRR SLR को बढ़ाने से मार्केट में महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से वो आंसर दिए जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये जो हमने कहानी देखी है पूरी, वो समझ में आई है या नहीं, बहुत जरूरी बात की अभी हमने। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जी हाँ, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। जी हाँ, तो एक बार वापस से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी को समस्या हो तो हम देख लेंगे, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम रहे प्लीज पूछ लेना। ये बैंक है बेटा, ठीक है, ये वापस से ये RBI है, ठीक है, ये बैंक है। बैंक CRR और SLR दो चीजें मेंटेन करता है, ठीक है। मान लीजिए CRR मेंटेन कर रहा था 3% और SLR मेंटेन कर रहा था 8%। मैंने ये एग्जांपल लिया था, कम ज्यादा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये साल में 4 से 8 बार बदलते रहते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है बेटे कि RBI क्या करती है, इन दोनों की मदद से इन्फ्लेशन पे काम करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई पे काम करती है। तो मैंने क्या समझाया आपको कि मनी सप्लाई जो है बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मनी सप्लाई अगर घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। ये बात एकदम खोपड़ी के अंदर बैठा लो, अपने भेजे के अंदर चिपका लो उसको, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, RBI क्या करती है, बैंक से कह देगी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बैंक के पास अभी कितनी कैपेसिटी है, लोन कितना दे सकती है बैंक, 79% का लोन दे सकती है, एग्री करते हो, ठीक है। बैंक अभी कितना लोन दे सकती है, 79% दे सकती है। और अगर एक और दूसरी पिक्चर अगर हम बनाएं, ठीक है, मान लीजिए CRR और SLR के लिए, ठीक है, SLR मान लो ये 4% हो गया और ये 20% हो गया, तो अब कितना लोन दे सकती है बैंक, अब कितना लोन दे सकती है बैंक, 76% लोन दे सकती है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मुझे। Yes. दो सिनेरियो है, एक तो ये वाला है, ठीक है, जहाँ 79% बैंक लोन दे सकती है और यहाँ 76 दे सकती है। मतलब क्या है, जब CRR जो है और SLR इनको बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ाया या दोनों में से किसी एक को भी बढ़ाया है, ठीक है, और यहाँ पर कम है, ठीक है, SLR और CRR SLR कम है, तो SLR और CRR कम है, तो ये देखो मार्केट में जो है 76%, मतलब मार्केट सप्लाई कम है या ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, कम जाएगा। और मार्केट में जब पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। Sir, come on. और जब हम क्या कर देंगे, जब CRR SLR को कम कर देंगे तो मार्केट में जो है ये बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा आपका, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इतना सब समझ में नहीं आया है, फिर एक जड़ी बूटी दे रहा हूं, उसको घोट के पी लेना। CRR SLR जब घटेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक बात, दूसरी, जब CRR और SLR जो है बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो घटेगा। बस इतना भी समझ लिया अगर आपने, तो आपका क्वेश्चन आएगा, आप उसको एकदम तीर निशाने पे लगेगा जाके फिर आपका, ठीक है, जो जवाब आपको देना रहेगा वो। समझ में आ गया क्या बात चल रही है? नहीं है कॉपी है जो है उस पर फटाफट इसको लिख लेना, ठीक है, बाद में कुछ याद नहीं रहने वाला। और ये ऐसा कुछ नोट्स में नहीं होगा, किसी किताब में नहीं होगा, यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं,
वरना अभी नहीं लिख पाओ तो रिकॉर्डिंग में से जरूर निकाल लेना बाद में, लेकिन ये काम जरूर करना। ये पूरा आप अपने समझ के हिसाब से बना लेना, ठीक है, किसके बढ़ने से किस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सवाल यही आएगा, ठीक है, इसी तरह से पूछेगा वो सवाल। वो जमाने गए, आपसे रटी हुई चीजें नहीं पूछेंगे अब चीजें। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े? जी हाँ, ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट इसमें क्या फोकस करती है कि मनी सप्लाई जो है उसको बढ़ाने की और घटाने की कोशिश करती है। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो घट जाएगा। तो आप पता क्या किया कीजिए, जब भी आप कोई चीज समझेंगे, जब भी कोई चीज देखेंगे सवाल में, उसका फर्क देखो, मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, मतलब उससे हमारी इकोनॉमी में पैसा और ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा, बस। अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है घट रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अब समझो कैसे है, क्या ये बीमारी। LIC सुना है आपने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सुना है? Yes, sir. यस सर। LIC जो है गवर्नमेंट, आपने म्यूचुअल फंड सुने होंगे, ये शेयर मार्केट वगैरह ये चीजें सुनी है कि नहीं सुनी, बहुत जनरल है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो सरकार क्या करती है, कहती है आपके पास एजेंट भेजेगी सरकार, ठीक है, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको, और मतलब समझ रहे हो, एक अच्छे लेवल की एजुकेशन जो है ना, एक अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, किसी में जरूरत हो उतने लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लेवल में जो है क्वेश्चन इस लेवल का पूछता है, लेकिन किताबों में अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया है, तो इसलिए ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही स्तर का पूछेगा कि इनके इम्प्लीकेशंस क्या है, कैसे काम करते हैं। सवालों में बस एक एक दो दो लाइन में डेफिनेशन देके खत्म कर दिया है, कहाँ से समझ में आएगा, बच्चा आंसर करेगा कहाँ से। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं जितना चीजें हो सकती हैं अपन अंदर से समझेंगे, ठीक है। LIC के एजेंट वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, आपको क्या ऑफर करते हैं, सिंपल सी चीज है कि आप हर साल जो है 1-1 लाख रुपए दो, या 10 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप जमा कर दो, ठीक है। अच्छा 1 लाख लिख दिया फॉर एग्जांपल, 1 लाख रुपए आप दे दो, तो हम बदले में क्या एक सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, ठीक है ना। FD बनवाते हैं लोग, ठीक है, FD हालांकि अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जब LIC खुलवा लिया आपने, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो वह क्या करोगे, लगातार कुछ समय तक के लिए पैसा जमा कर दोगे, ऐसा करोगे, और बदले में आपको क्या कर देंगे, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, है ना। तो अब मेरी कहानी कहने का मतलब क्या है, समझना उसको कि RBI कैसे रोल प्ले करती है। RBI पता क्या करती है, LIC के एजेंट आपके पास भेजेगी, ठीक है, अलग अलग तरह के एजेंट जो आपके पास भेजे जाएंगे। अब क्या करोगे, मान लो आप पॉलिसी परचेज करोगे, ठीक है, सुनना बड़े स्तर पे काम कैसे होता है। जब आप पॉलिसी को परचेज करोगे, ठीक है, पॉलिसी को जब आप परचेज करोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी बात समझना। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी परचेज किया आपने, ठीक है, LIC के किसी की, तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा आपका पैसा बैंक के पास जाएगा या नहीं जाएगा, एक तरह से मोटे लेवल पे देखो, म्यूचुअल फंड वालों के पास, LIC वालों के, बैंक के पास जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा। आपके पास से पैसा कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बताओ, आपके पास से पैसा कम होगा। Yes, sir. मतलब आपके पास से पैसा हो रहा है तो पूरे मनी सप्लाई में देखा जाए तो क्या होगा, पूरे मनी सप्लाई में ज्यादातर लोग अगर यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, LIC ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो पूरे मनी सप्लाई के अंदर क्या होता जाएगा, पैसा कम होगा, होगा या नहीं होगा। अगर हम पॉलिसीज को परचेज कर रहे हैं, मतलब ये सिक्योरिटीज होती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ये जो LIC म्यूचुअल फंड ये सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, ये सिक्योरिटीज होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे तो क्या होगा, लोगों से पैसा वो है मनी सप्लाई से निकल के आपकी जेब से निकल के सामने वाले के पास चला गया, बैंक में, म्यूचुअल फंड LIC में चला गया, आपके पास तो बचा नहीं, आपके पास नहीं बचा तो मतलब मनी सप्लाई में कम हो गया। मनी सप्लाई में कम होगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, सरकार क्या कर पा रही है वहां पर, मतलब RBI क्या कर पाएगा, मनी सप्लाई में पैसा कम हो गया तो मतलब महंगाई कम होने लग जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब मान लो इकोनॉमी में जो है एकदम समझ रहे हो ढीली पड़ी हुई है, अपन को इकोनॉमी को उठाना है, ठीक है, अपन चाहते हैं हर किसी के पास पैसा हो, लोग खर्चा ज्यादा करें जिससे अपनी इकोनॉमी और मजबूत हो, तो अपन क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, एकदम ज्यादा, ठीक है, कोशिश क्या करेंगे कि जो लोगों के पास जो पॉलिसीज रखी हुई हैं, जो सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, लोगों को कहेंगे आप बेचो, क्योंकि बेचेंगे तो
इनसे निकल के पैसा किस तक जाएगा, लोगों तक जाएगा, ये जाके अपना पैसा वापस निकाल लेगा। आप कोई चीज बेचोगे तो पैसा आएगा ना आपके पास, सिक्योरिटीज बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, पैसा आएगा मतलब मनी सप्लाई में पैसा आएगा, मनी सप्लाई में पैसा आएगा तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब अब अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटीज को सेल कर दोगे। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? सिक्योरिटीज को आप क्या Yes, कर दोगे, सेल कर दोगे। Yes, क्लियर है, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरह से काम होने वाला है? ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया चीजें हमने समझी हैं। और देखो कैश जो है ना, कैश आरबीआई क्यों सीआरआर बनवा रही है, पागल थोड़ी है, क्यों एसएलआर रखवा रही है? क्योंकि बैंक क्या करेगी, लोन ही लोन देती जाएगी अगर इन चीजें ये चीजें नहीं करेंगे तो। और बैंक लोन देगी, किसी को भी लोन दे दे उसको है, मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए बैंक ने चाहिए, लोन दे दिया, वो किसी दुकान पर जाएगा, ठीक है, दुकान पर जाएगा, 100 की चीज है वो 120 में खरीद लेगा, पैसा है तो उसके पास, ठीक है। मतलब क्या है, दुकान वाला कहेगा कि भैया 150 की, उसको पता है इस आदमी पैसा है, वो 100 नहीं बोलेगा, 150 बोलेगा और वो आदमी 120 पे खरीद लेगा। दुकान वाले को क्या लगेगा कि हमारी चीज तो बिक रही है, तो 120 प्राइस कर देगा उसकी, ठीक है। ये ऐसा समझो, आपके पास पैसा है, आप गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है, आप लाल बत्ती क्रॉस कर दो, नो पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दो, जेब में पैसा है ना आपके, तो आप क्या कहोगे, हाँ भाई साहब क्या दिक्कत है, चालान काटोगे, काटो, कितने का है, 2, 4, 10, 20, 50 हजार, कितने का है, लाओ हम दे रहे हैं। तो समझ, आपके पास जो रुपए होता है ना, उसमें बहुत ताकत है साहब, ठीक है। जो कैश है ना, कैश, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक है। इसलिए इसलिए ये लोगों के पास होना, मनी सप्लाई का ज्यादा होना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती रहती है, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करती है, इसको कम करने की कोशिश करती है, इन दोनों को हमेशा, जिससे बैलेंस इकोनॉमी जो है वो चलती रहे, समझ रहे हो? तो उसको चलाने के लिए सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, जैसे ही सीआरआर एसएलआर है ना, ऐसे ही रेपो रेट भी काम करते हैं। रेपो रेट अगर बढ़ा दोगे तो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन जो है, मैं पूरा बता रहा हूँ, रेपो रेट जो है बढ़ा दोगे, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इन पे अगर काम करोगे तो रेपो रेट बढ़ा दिया मान लो, तो इससे भी मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर इसको घटा दिया, घटाने से ये बढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है इन दोनों का, मनी सप्लाई और आपका इन्फ्लेशन का जो है डायरेक्ट या पॉजिटिव है, लेकिन रेपो रेट का, सीआरआर, एसएलआर का, इन दोनों के साथ में इनवर्स अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। बहुत जरूरी चीजें हमने समझी है। क्लियर है, ये कहानी समझ में आई है आपको क्या नहीं? Yes, sir. आगे बढ़ेंगे Yes, नहीं, sir. बताओ आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हो, इंटरेस्ट जो है, किसी चीज पे इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, आप लोन लेने गए, 30 की जगह बैंक कह रही है हम आपसे 50% लोन लेंगे, आप जाओगे क्या? बोलोगे कि भाई साहब नॉन वेज खा No, लेंगे, sir. नहीं लेंगे लोन हम। तो इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ने का फर्क पड़ेगा, लोन आप कम लोगे। एग्री कर रहे हो इस बात से? जब लोन कम लोगे तो लोगों के पास कैश जो है वो कम होगा, होगा या नहीं होगा बताओ? कैश Yes, कम sir. होने से क्या फर्क Yes, पड़ेगा? sir. कैश कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग मार्केट में The डिमांड नहीं करेंगे, ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। जब डिमांड नहीं करेंगे तो लोग, जब चीजें नहीं बिकेंगी तो लोग क्या कर देंगे, सस्ती कर देंगे चीजें, और जब चीजें सस्ती कर देंगे मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, महंगाई कम हो गई ना। Come. किसी किताब में, किसी राइटर में ये चीजें नहीं दी हैं सर, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान समझो कि लोन इंटरेस्ट जो है किसी चीज पे, सीआरआर, एसएलआर, ये क्या है, इंटरेस्ट ही तो है सब, रेपो रेट सब इंटरेस्ट है, तो इनका बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन का घटना, और अगर ये घट रहा है तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने चीजें की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है, एक बार फटाफट रीडिंग मार देते हैं जल्दी से। देखो बैंक रेट क्या है, डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं, इट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, वही रेट होता है। रेपो रेट क्या है, व्हेन द कमर्शियल बैंक आर इन द नीड ऑफ फंड्स, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए जब फंड चाहिए कमर्शियल बैंक को तो वो बोरो कर सकते हैं सेंट्रल बैंक से, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, मतलब कुछ भी सिक्योरिटी जो है गिरवी रख के, ठीक है, और जितना इंटरेस्ट
जितना इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करेगी उस शॉर्ट टर्म पे वो रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या, जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है तो सरप्लस फंड पे क्या कर रहे हैं, वो सरप्लस फंड पे क्या कर रहे हैं, आरबीआई से कहते हैं कि आप हमें देना ब्याज, तो वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजी को हिंदी में सीधा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इंग्लिश पढ़ने की जगह बात वही चल रही है। ये देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे आ जाओ, उसको पढ़ के सिखाता हूँ। इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अब सिर्फ इतना लिखा हुआ है, एक बात बताओ, अब नोट्स में या किताबों में इतना लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ ना, आदमी खोपड़ी मारता रहेगा फिर भी नहीं समझ में आएगा कि इससे क्या होगा। लेकिन अभी पूरा समझ में आया ना, परचेज करने से इन्फ्लेशन कैसे काम करेगा, है ना, ये सब चीजें आपको फिर समझ में आई होंगी। ओहो क्या सिस्टम है, इतने लिखने से कौन को समझ में आने वाला क्या चल रहा है, ठीक है। और सवाल पूछ दो तुम फिर ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। जो है आपका LRR, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, CRR और SLR, ठीक है। ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम रिजर्व रेशियो भी कहते हैं इसको। ये मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखना होता है। SLR वो मिनिमम परसेंटेज है डिपॉजिट का हर बैंक अपने पास रखती है डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। कस्टमर पैसा मांगना आगे तो कहाँ से दोगे, ठीक है। ये सब चीजें इसमें आती हैं। फिर आपके हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं फटाफट से बता देता हूँ तो इतना काफी होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। जो है सवालों पे हम बात करेंगे और बहुत बढ़िया सवाल जो है हमारे पास है। एक दो कॉन्सेप्ट ही हमें हाई पावर्ड मनी वगैरह का कवर करना है। सारी चीजें बुक में कॉन्सेप्ट में नहीं दी है, ठीक है, टॉपिक के अंदर नहीं समझी है। तो जो चीजें और समझने वाली है वो मैंने अलग अलग जगह क्वेश्चंस में रखी हुई है। जैसे देखो यहाँ पर एक मैं आपको दिखाता हूँ, हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट है, ये एक सवाल में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, जहाँ आपको चाहिए वहां मिलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, तो क्या करें, किताब में मिलेगा ही नहीं, अलग से दिया होगा कहीं, ठीक है। तो सवालों में से उठा उठा के फिर समझा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि सारे राइटर अच्छे हैं या कहीं ना कहीं किसी ना किसी में समझाता है। खैर छोड़ो, है ना, मतलब अपन को पढ़ने से मतलब है, किसी की तारीफ बुराई से कोई अपने को लेना देना नहीं। इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट है, देखो सर इसको लगेगा समझने में टाइम, ठीक है, और 5 मिनट आराम से लगेंगे, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। 2-4 मिनट क्लास ज्यादा हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, देखिए मुझे लगता है अभी जो हमने पढ़ लिया वो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, है ना। और जितना मैंने पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए।